चलो पे अटेंशन। ओके, लिटरेचर। आज और कल हम केवल लिटरेचर कर रहे हैं, ग्रामर नहीं कर रहे हैं। दीपिका, आज और कल हम केवल लिटरेचर कर रहे हैं, ग्रामर नहीं कर रहे, बीएड के बच्चों की वजह से। ओके, बीएड के पेपर्स चल रहे हैं ना, तो वो बच्चे अटेंड नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज और कल नहीं कर रहे, लिटरेचर कर रहे हैं। देखो लिटरेचर 1558 to 1603 कौन सा पीरियड है? एलिजाबेथन एज है। रट गया ना? 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज है। अब एलिजाबेथन एज ही नहीं, एलिजाबेथन एज ही नहीं, 1558 से 1603, सन 1603 ट्यूडर डायनेस्टी का अंत था। देखो राजनीति में जहां तक स्टेट का सवाल है, किंगडम का सवाल है, किंगडम का सवाल है ना, किंगडम का सवाल है, वहां तक वंश चलते हैं, वंश चलते हैं। कैसे वंश चलते हैं? जैसे फलाने वंश का राजा, उस राजा के मरने के बाद उसी वंश का दूसरा राजा जो पहले वाले राजा का बेटा होगा, फिर वो मर जाएगा, फिर उसी वंश का तीसरा राजा जो दूसरे वाले राजा का बेटा होगा। इस तरीके से डायनेस्टीज चलती है। डायनेस्टी का मतलब वो पूरा वंश। अंडरस्टूड? महारानी एलिजाबेथ ट्यूडर डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। TUDOR, ट्यूडर डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। और क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं करी और उनकी औलाद तो थी नहीं, और इसलिए उनके मृत्यु के बाद ट्यूडर डायनेस्टी का अंत हो गया। अब एक नए सम्राट की जरूरत है। सिंहासन पर एक नए सम्राट की जरूरत है, और उस नए सम्राट का चयन किस तरीके से हुआ और कौन किसने किया? महारानी एलिजाबेथ ने डिसाइड किया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्कॉटलैंड, देखो 3 कंट्रीज ऐसे हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये तीनों एक साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं ग्लोब का। तो अब स्कॉटलैंड में हमारी महारानी एलिजाबेथ की एक कजन थी, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, ये बहन है होने को, डिस्टेंट है ना, और इन दोनों में खूब लड़ाई रही। एलिजाबेथ की तरफ से लड़ाई नहीं थी, पर क्योंकि एलिजाबेथ के पिता ने इंग्लैंड को प्रोटेस्टेंट बनाया, एलिजाबेथ के पिता ने इंग्लैंड को स्वार्थवश प्रोटेस्टेंट बनाया। उनका स्वार्थ था, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड को प्रोटेस्टेंट बना डाला। उस समय में दुनिया में प्रोटेस्टेंट कोई देश ही नहीं था, जर्मनी था बस। अकेला जर्मनी प्रोटेस्टेंट बना क्योंकि उसको लगा कि
कि रोमन कैथोलिक चर्च में बुराइयां बहुत है, पैसे वसूलते हैं, बहुत ठगी चल रही है चर्च में, और इसलिए अपन तो इसका विरोध करेंगे। प्रोटेस्ट शब्द का ही मतलब है विरोध। तो जर्मनी ने मार्टिन लूथर ने विरोध किया और विरोध करके वो अलग हो गए। मैं पोप को नहीं मानता, फाइनल, मैं पोप को नहीं मानता, ये बहुत बड़ी बात थी। जर्मनी अलग हो गया। इंग्लैंड को अलग होने की कोई आवश्यकता नहीं थी वैसे, पर अगर हम इंग्लैंड का इतिहास पढ़ें तो हम पाएंगे कि इस देश का दुर्भाग्य ये था कि इनके जो मेल चिल्ड्रन होते थे, इनके वंश में, ये साम्राज्य में, इनके वंश में लड़के मर जाया करते थे, लड़कियां को चलती थी। 3-3, 4-4 बेटियां हो जाती। एक बेटा भूले भटके हो जाए तो वो 6 साल में मर जाता, 9 साल में मर जाता, कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेता, मर जाता। यही इनका हिस्ट्री रहा। और महारानी एलिजाबेथ के पिता को था कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। ओके, उस चक्कर में उन्होंने 6 शादियां कर ली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। बेटी, बेटी, बेटा, बिल्कुल कमजोर मरियम सा, फिर चौथी शादी बेटी, बेटी, ऐसे चलता रहा। एलिजाबेथ दूसरी शादी की पुत्री है। ओके, तो उसके तो रानी वानी बनने का कोई मतलब ही नहीं था। 3rd शादी हो गई, एलिजाबेथ की माँ की गर्दन काट दी। 3री शादी हो गई, बेटा पैदा हो गया, पर वो माँ चल बसी। माँ चल बसी तो राजा हेनरी 8 जो एलिजाबेथ के पिताजी थे, उनको लगा कि एक बेटा मरियम से तो मरेगा, अपन को तो दूसरा बेटा चाहिए, तो 4थी शादी, फिर बेटी होगी, फिर उसको तलाक दिया, फिर 5वीं शादी, फिर बेटी होगी, उसकी भी गर्दन काट दी। ऐसे ऐसे चला। तो एंड में ये हो गया, वो बेटा तो गया, वो जो मरियम सा था वो तो गया। एलिजाबेथ आई, तो ये शादी जो इसने की ना इतनी सारी, क्योंकि तुम लोग की रेनेसांस कोर्स में है और उसका एक छोटा सा हिस्सा रेफॉर्मेशन है जो हम करेंगे। रेनेसांस के अंदर ही रेफॉर्मेशन आता है। क्रिश्चियंस में तलाक नाम की चीज पहले हुआ ही नहीं करती थी। एलिजाबेथ के पिताजी जब पहली पत्नी को तलाक देना चाहते थे, क्योंकि बेटी पैदा हुई थी, पुरानी सोच थी, अरे ये तो बेटियां ही देगी, इसको हटाओ, दूसरी शादी करनी है। तो वो पोप के पास गए कि मुझे तलाक दिलाओ। पोप ने कहा हमारे धर्म में कहाँ होता है, अपन की तो शादी होती है जब अंगूठी पहनाते हैं तो कहते हैं टिल डेथ डू अस पार्ट, जब तक मौत हमें जुदा नहीं करती हम बंध गए। तो कहाँ है तलाक, प्रावधान ही नहीं है तलाक का। राजा ने कहा मैं तो राजा हूँ, मेरे लिए प्रावधान बनाओ। उसने कहा ये सब कुछ नहीं होता, एक व्यक्ति के लिए, चाहे तुम राजा हो चाहे कुछ भी हो, धर्म तुमसे बड़ा है और इसलिए नहीं होता। इसने कहा फिर जा, मैं तेरे को ही नहीं मानता। इसने पोप को ही छोड़ दिया। एलिजाबेथ के पिताजी ने स्वार्थवश शादियां करने के चक्कर में, तलाक दे के शादी करने के चक्कर में। ओके, तो अब एलिजाबेथ की इसमें कहीं इसका कोई रोल नहीं था। इसके पिताजी ने प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाया है एक ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया के क्रिश्चियन कंट्रीज रोमन कैथोलिक थे। और इसकी जो कजन थी स्कॉटलैंड में, वो तो कट्टर रोमन कैथोलिक थी, कट्टर। और उसकी औलाद था जेम्स षष्ठ स्कॉटलैंड में, जेम्स 6 स्कॉटलैंड का राजा था। और वो बहन जो थी चिढ़ गई एलिजाबेथ से कि तू प्रोटेस्टेंट क्यों मान रही है, अब भाई तेरे फादर तो गए, अब तू वापस रोमन कैथोलिक बन जा। इसने कहा नहीं, मेरे फादर की बात में रखो। और ये प्रोटेस्टेंट ही रहे, ये प्रोटेस्टेंट ही रहे। तो वो इसको जान से मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचाती थी, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स। अंत में एलिजाबेथ को लगा कि मैं अपना साम्राज्य संभालूं,
या इसकी हरकतों से बचती पड़ती ना हो, इसी को जाने दो करके उसकी गर्दन कटा दी इसने। उस समय जेम्स बहुत छोटा था, वो औलाद जो जेम्स 6 है वो बहुत छोटा था, तो इसलिए इसने गर्दन तो काट दी। पर छोटू हो कैसा भी हो, सिंहासन पर तो वही होगा, चाहे उसके नाम पर दूसरे लोग शासन करें। शासन दूसरे लोग करेंगे बट यही राजा माना जाएगा। ये बड़ा हुआ और स्कॉटलैंड का 6th बन गया, जेम्स 6th। ओके, इसका मूल नाम था जेकब, जेकब इन फ्रेंच। ओके, जेम्स इंग्लिश नाम है और फ्रेंच नाम है जेकब। जैसे क्रिश्चियंस में मोजेस कहेंगे और बाकी लोग उनको मूसा कहते हैं, मूसा। समझ में? कोई नेम का डिफरेंस है। तो जेम्स एंड जेकब एक ही है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि जैकोबियन डायनेस्टी जेम्स से रिलेटेड है। तो वो जेम्स 6th को एलिजाबेथ ने, जब वो मरण शैया पर थी, तो इस बात की ग्लानि तो थी कि उसने अपने कजन को मरवाया है, गर्दन कटाई है उसकी। तो प्रायश्चित के तौर पर उसने कि चलो उसकी औलाद को मैं अपने यहाँ राजा बनने का अधिकार देती हूँ, बशर्ते वो रोमन कैथोलिक धर्म छोड़ दे, मतलब क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक ना रहे, प्रोटेस्टेंट बन जाए। अब जेम्स के ये जो लोग तुम में से फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, मैकबेथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस चीज का, इस पूरे फैसले का। इसको गन पाउडर प्लॉट के नाम से जानते हैं। आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि जैकोबियन एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा गन पाउडर प्लॉट है, 5 नवंबर। ओके, तो अब उसको इसने अधिकार दे दिया राजा बनने का। शर्त यह है कि वो प्रोटेस्टेंट बनेगा और इसलिए जेम्स षष्ठ स्कॉटलैंड का इंग्लैंड आकर प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाकर वह जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड बन गया। ये हुआ 1603 में और 1603 से लेकर 1625 तक का समय जेम्स फर्स्ट का काल है। इंग्लैंड का जेम्स फर्स्ट, परंतु स्कॉटलैंड का जेम्स 6th, और जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड का काल 1603 से लेकर 1625। डेट्स मैं कई बार रिपीट करती हूँ तो तुमको याद हो जाएगा। 1558 to 1603 एलिजाबेथन, 1603 to 1625 जैकोबियन एज। तो ये जेम्स फर्स्ट का काल था। अब इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? क्या लिटरेचर या किसी क्षेत्र में इनके काल में क्यों दिया हमको आरपीएससी ने? आरपीएससी ने हमें जैकोबियन एज क्यों दिया है? जैकोबियन एज इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण लिटरेरी एक्टिविटीज इस काल में हुई है। जैसे एलिजाबेथन एज लिटरेचर के लिए बड़ा फेमस था, वैसे ही जैकोबियन एज अपनी जगह बड़ा फेमस हुआ है। क्या क्या हुआ? सबसे पहला काम जो जेम्स ने किया, उसने बाइबल का ट्रांसलेशन शुरू किया। उसमें से कुछ चीजों को घटाकर, ठीक करके वगैरह उसने पूरी टीम बिठाई, वो लोग सब करेंगे। 1604 में ये काम शुरू हुआ और 1611 में कंप्लीट। 1604 से 1611 तक लगा है इस काम में। एक एक बात की छानबीन करके उन्होंने सारा करके नया बाइबल, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स 1611 का है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिटरेचर का कंटेंट यहाँ से शुरू होता है और इंग्लिश लिटरेचर बहुत कुछ बाइबल पर बेस्ड है। दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, जेम्स ने क्या किया? ये जो
जेम्स का मतलब ये जो पर्टिकुलर हमारा जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड जो है, सिंहासन पर आते ही इनके साथ एक परेशानी हुई। परेशानी ये थी कि मूल रूप से वो रोमन कैथोलिक थे, ब्लड तो रोमन कैथोलिक है, मार मार के कुछ भी मनवा लो, मार मार के किसी को कुछ भी मनवा लो, उसका खून तो रोमन कैथोलिक है। और उसे पता था कि उसके देश के सारे लोग उससे बहुत नाराज हैं और उससे नफरत करते हैं कि तुमने सिंहासन के लिए इस तरीके से चेंज कर लिया, धर्म को ही तुमने सैक्रिफाइस कर दिया ताकि तुम राजा बन सको, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसे पता था कि जान को तो खतरा है मेरी ये काम करके। और हुआ भी वैसे कि वहां आयरलैंड के जो कट्टर रोमन कैथोलिक्स थे, उन लोगों ने षड्यंत्र रचाया, पार्लियामेंट के बेसमेंट में दुनिया भर का बारूद इकट्ठा किया चुपचाप, और उन्होंने तय किया कि अगली जो पार्लियामेंट सेशन होगी ना, उसमें हम पार्लियामेंट को ही उड़ा देंगे। 5 नवंबर तारीख है, उसको गन पाउडर प्लॉट और गाय फॉक्स डे के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन लोग क्या दिवाली पे बच्चे पैसे इकट्ठे करके पटाखे इकट्ठे करते हैं ना, चाचा आएंगे तो चाचा से भी पैसे मांग लेंगे, ताऊ आएंगे तो उनसे भी मांगे, पापा तो कैट दिलाएंगे ही सही, सब जगह से इकट्ठा करके और एक्स्ट्रा बहुत सारे पटाखे इकट्ठे करते हैं। वैसे 5 नवंबर के लिए इंग्लैंड के छोटे छोटे बच्चे आज भी पैसे इकट्ठे करेंगे। पड़ोसी से पूछेंगे आपकी गाड़ी दो तो वो कहेगा हाँ, उससे पैसे ले लेंगे। आपकी खिड़कियां साफ कर दें, हम बच्चों की टोली जाएगी, आपकी खिड़कियां साफ कर दें, हाँ हाँ कर दो। उनको भी पता है कि पैसे के लिए कर रहे हैं, वो चंदा टाइप दे देंगे। पैसे इकट्ठे करके ये पटाखे खरीदेंगे, गाय फॉक्स का पुतला बनाएंगे जैसे अपन लोग रावण का बनाते हैं, और फिर वो गांधू होगा गाय फॉक्स डे 5 नवंबर जैकोबियन एज का इवेंट है। तो 5 नवंबर को वो मास्टरमाइंड गाय फॉक्स पकड़ा गया और इसलिए वो पार्लियामेंट को ये लोग उड़ा नहीं सके, नहीं तो बहुत बिगाड़ हो जाती। तो इसने क्या किया, जेम्स द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, इसको पता था एक तो दुश्मनी मेरे साथ बहुत सारी है, दूसरी इसको एक और बात पता थी कि इंग्लैंड में एक्चुअली राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस चीज को ही लोग बहुत महत्व देते, कॉमन मैन को कहीं अड़ने ही नहीं देते। तुम्हें पता है ना प्रिंस चार्ल्स है ना, यू नो दैट स्टोरी। तो इसलिए ये इस चीज को बहुत महत्व देते हैं। और जेम्स फर्स्ट को पता था कि अपना इतिहास तो बहुत गड़बड़ है, अपना जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एक आध राजा वाजा, उससे पहले तो सब पता नहीं, कहते हैं कि किसी मतलब प्रिंसेस ने नौकर से शादी करी, नौकर मतलब नौकर वो झाड़ू पोछा वाला नौकर नहीं, मैनेजर टाइप, मैनेजर होता है ना, उससे कॉमन मैन से शादी करी और वहां से ये वंश पूरा चला। ये सब बातें हैं। तो कभी भी इस तर्क को लेकर मुझे हटा सकते हैं कि तुम एक्चुअली रॉयल ब्लड तो नहीं हो। और इसलिए जेम्स द फर्स्ट ने विलियम शेक्सपियर को बुलाया। विलियम शेक्सपियर तब तक बहुत बड़े नाम हो चुके थे। विलियम शेक्सपियर को बुला के जेम्स फर्स्ट ने कहा, भैया मेरा हिस्ट्री तो वाइट वॉश कर दे। ओके, पद्मावती पर इतना धूम क्यों मचा, क्यों इतना आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कि हम इस फिल्म को नहीं रिलीज होने देंगे? क्योंकि हिस्ट्री की किताबें कोई खोलकर नहीं पढ़ता, पर फिल्म देखने चले जाएंगे
और उस फिल्म में कहानी को तोड़ दो, मरोड़ दो, सच को झूठ कर दो, झूठ को कुछ और कर दो, खिचड़ियां पका दो, लोग पिक्चर देखेंगे और उसको सत्य मानेंगे और हिस्ट्री धनी की धनी रह जाएगी। अंडरस्टूड? शेक्सपियर नाटक लिखते थे और राजा का हुक्म है कि मेरा इतिहास साफ कर। तब जाकर शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा, जिसमें उन्होंने पूरा व्हाइट वॉश कर दिया हिस्ट्री। आज के बाद कोई हिस्ट्री बुक खोल के नहीं पढ़ेगा कि जेम्स द फर्स्ट का इतिहास क्या है। ओ, इस नाटक में यही तो दिखाया था, यही सच है। व्हाइट वॉश हो जाएगा और शेक्सपियर ने कर दिया, है ना। समझदार को तो इशारा काफी होता है ना, तो उसने पूरा ही कर दिया। करने के बाद पहले शेक्सपियर का ड्रामा कंपनी था लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन। लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन करके उनकी ड्रामा कंपनी थी। और अब राजा ने खुश होकर शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी को द किंग्स मैन, राजा के आदमी, द किंग्स मैन, ये नाम दे दिया। और कभी भी क्या चक्कर है ना, बैटरी ऑन होती है इसमें ना। हेलो 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 हेलो, बैटरी डाउन है, छोड़ो, दिखता हो रहा है, समझ में नहीं आएगा और कुछ। लिसन, तो किंग्समैन शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी का नाम इससे ये कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन से किंग्समैन बना दिया गया और शेक्सपियर को पेटेंट दिया गया। तुमको तो पूरा अधिकार है ड्रामा के क्षेत्र में, कहीं पर भी खेलो, कैसे भी खेलो, कुछ भी करो, तुमको फ्री, छूट है ये सारा। तो राजा का चहेता हो गया विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के काफी सारे प्लेस इस पीरियड में हैं, इस पीरियड में खेले गए हैं। आपको मैं शेक्सपियर की प्लेस की क्रोनोलॉजी अवेलेबल जब कराऊंगी, आपको सारा देखने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट है ये, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना, एज यू लाइक इट, क्योंकि स्कूलों में अभी भी चलता है। एज यू लाइक इट पर अच्छे टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि बीए पार्ट 1 में चलता है। हम एज यू लाइक इट करेंगे, है ना। मैं वीडियोस अवेलेबल करा दूंगी आपको, आप स्टोरी देख के क्वेश्चन आंसर्स नोट्स में से देख लेना, क्लास में मैं नोट्स करा दूंगी। वैसे मैंने नोट्स के भी वीडियो बना रखे हैं, वो आप फॉलो कर लेना। सो नाउ शेक्सपियर, बेन जॉनसन ड्रामेटिस्ट है, JONSON, उनके नाटक बहुत फेमस रहे हैं इस काल में, जैकोबियन एज में। और उसके अलावा मास्क, MASQUE, मास्क नाम की ड्रामेटिक शैली इस काल में शुरू हुई। मास्क नाम की ड्रामेटिक शैली इस काल में शुरू हुई। मास्क एक किस्म का ड्रामा होता था जिसमें कि नाचना गाना भी होता था, नाचना गाना भी हुआ करता था। और उसमें राजा और रानी भी नाचते गाते थे, चेहरों पर मुखौटे सब लोग पहनते, राजा रानी भी मुखौटा पहनते, मास्क, और पब्लिक के साथ दरबार में नाचते थे। These were the masks. मास्क इंपॉर्टेंट है जैकोबियन लिटरेचर में। उसके अलावा जो पोएट लॉरिएट का पद है, इस चीज को ध्यान रखो, पोएट लॉरिएट एक पद है राज दरबार का कवि। उसको विशेष अधिकार कुछ मिलते थे राज दरबार के कवि को। ऑफिशियली जॉन ड्राइडन 1668 में ऑफिशियली पोएट लॉरिएट बनाए गए।
परंतु बेन जॉनसन को जेम्स फर्स्ट के काल में ही पेंशन, गिफ्ट, जो कुछ बाद में पोएट लॉरेट के साथ किए गए वो सारा बेन जॉनसन के साथ कर दिया गया और ऑफिशियली तय हो गया कि इस आदमी को पेंशन मिलेगा। तो एक तरह से अनौपचारिक तरीके से बेन जॉनसन फर्स्ट पोएट लॉरिएट हो गए, अनौपचारिक तरीके से। पर औपचारिक तरीके से जॉन ड्राइडन है। इज दिस क्लियर? और भी जो भी लिटरेचर है इस पीरियड का पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। अब हम नोट्स देख लेते हैं। मोर और लेस तुम्हें बैकग्राउंड समझ में आ गया? चलो, द जैकोबियन ईरा 1603 से लेकर 1625 तक है, was the period in English and Scottish history, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के इतिहास में एक ऐसा काल था that coincides मतलब एक साथ चलती हैं with the reign of James the Sixth of Scotland, who also inherited the crown of England in 1603 as James the First. James the First वे बन गए इंग्लैंड के। The Jacobean era, Jacobean age जो है, Jacobean era जो है, succeeds the Elizabethan era। ये बहुत important question है। एलिजाबेथन एज के बाद जैकोबियन एज आता है और कैरोलाइन एज से पहले जैकोबियन एज आता है। सुनो, जेम्स से जैकोबियन, इसका नाम तो जेम्स था ना, जैकोबियन। जेम्स का पुत्र था चार्ल्स से कैरोलस से कैरोलाइन, और इसलिए एलिजाबेथन एज, फिर जैकोबियन एज जेम्स वाला, फिर जेम्स का ही पुत्र 1625 में पिताजी की मृत्यु पर वो सिंहासन पर आएगा और 1649 तक रहेगा, 1649 तक फिर उसकी गर्दन पब्लिक मिलके काट देगी चार्ल्स द फर्स्ट की। तो 1625 to 49 आपका कैरोलाइन हो जाएगा। क्लियर? तो जैकोबियन एज, एलिजाबेथन एज और कैरोलाइन एज के बीच में सैंडविच्ड है। एक तरफ एलिजाबेथन एज, दूसरी तरफ कैरोलाइन एज और बीच में जैकोबियन एज है। The term Jacobean is often used for the distinctive styles of Jacobean architecture. Jacobean art and architecture बहुत फेमस थे। हवेलियां बनती थी, महल बनते थे, है ना, वहां की कहानियां हुआ करती थी। विजुअल आर्ट्स, आंखों से देख सको ऐसी सुंदर कला, डेकोरेटिव आर्ट्स एंड लिटरेचर which characterized that period. ये उल्टा कैसे हो गया? उल्टा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कोई बात। A notable event, यही है ना अगला? A notable event of James's reign occurred on 5th November 1605। 1603 में तो सिंहासन पर आया है, नवंबर 1605 में गन पाउडर प्लॉट हो गया। 1605 date. On that day, a group of English Catholics, including Guy Fawkes, attempted to assassinate the king.
मतलब ये राजनेताओं की हत्या असैसिनेशन होती है। वोकैब्युलरी है ना तुम्हारे। मर्डर साधारण इंसान की हत्या, असैसिनेशन राजनेताओं की हत्या। एंड डिस्ट्रॉय पार्लियामेंट इन द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वेस्टमिंस्टर हॉल, वेस्टमिंस्टर कैथीड्रल, वेस्टमिंस्टर है ना, ऐसे कई ब्रिज है। However, the gunpowder plot was exposed, खुलासा हो गया, and prevented, रोक दिया गया, and the convicted plotters were hanged। पहले तो इनको फांसी दी, फिर उनको नीचे उतारा गया, फिर उनके 4 टुकड़े कर दिए गए। अंडरस्टूड? नीचे उतारा गया, फिर 4 टुकड़े कर दिए गए। बेन जॉनसन ने जॉन डन के लिए कहा था इनको फांसी दे देनी चाहिए, फिर उतार देना चाहिए, फिर इनके 4 टुकड़े कर देने चाहिए। जॉन डन के लिए बेन जॉनसन ने कहा था कि कहता है लव पोएट्री लिख रहा हूं और जाने क्या क्या लिखता है, दुनिया भर की फिलॉसफी झाड़ता है, साइंस ले आता है, आर्किटेक्चर ले आता है। बोलो ये भी कोई लव हुआ? इसके पोएट्री में तो कहीं कोई इमोशन ही नजर नहीं आती। तो ये तो पोएट के नाम पे कलंक है। इसको पहले फांसी दे दो, फिर उतार दो और 4 टुकड़े कर दो। बेन जॉनसन ने कहा। The Jacobean era ended with a severe economic depression in 1620 and 1626। इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी आर्थिक मंदी। और इसी के साथ जैसे ये कोई कम था, ब्यूबॉनिक प्लेग भी आ गया। अपने कोविड झेला है, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये ब्यूबॉनिक प्लेग है। जा तो इंग्लैंड की जनता बहुत परेशान हो गई। आज कोविड आया तो अपने पास कितने मॉडर्न साइंस, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, सब कुछ था, मेडिसिन, एवरीथिंग। उस जमाने में क्या था तब जब ब्यूबॉनिक प्लेग आया? कंडीशंस और ज्यादा वर्स थी। फॉरेन पॉलिसी, किंग जेम्स द फर्स्ट शांति की मांग करते थे। was devoted to peace, not just for his 3 kingdoms, ना केवल अपने 3 साम्राज्यों के लिए, but for Europe as a whole, परंतु पूरे यूरोप के लिए। He called himself Rex Pacificus, King of Peace। Please remember, Rex Pacificus उन्होंने अपने आप को नाम दिया, किंग ऑफ पीस। मैं 2 मिनट बस पानी पीऊं। किंग ऑफ पीस। अब लिटरेचर, इन लिटरेचर में some of Shakespeare's most prominent plays, including King Lear 1605, Macbeth 1606, Tempest 1610, were written during the reign of James the First। ये अंडरलाइन करके रखो। 1616 में तो ये मर ही जाएंगे शेक्सपियर। इनको सपोर्ट, पैट्रनेज मिला केम नॉट जस्ट फ्रॉम जेम्स, परंतु जेम्स की पत्नी ने भी खूब सराहा, नाटकों को सपोर्ट दिया, बट फ्रॉम जेम्स इज वाइफ एंड ऑफ डेनमार्क। Also during this period were powerful works by John Webster, very important। जॉन वेबस्टर ने द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल, ये 2 नाटक लिखे, साइड में पेंसिल से लिख लो।
the Duchess of Malfi, M-A-L-F-I, the Duchess of Malfi and the White Devil. हालांकि आगे मैंने दे रखा होगा उनका. Thomas Middleton, John Ford and Ben Jonson. ये सब जैकोबियन एज के राइटर्स हैं. Ben Jonson also contributed to some of the era's best poetry. उस काल की बेस्ट पोइट्री जॉनसन ने दी. Together with the Cavalier poets and John Donne. साथ में कैवेलियर पोएट्स, हम देखेंगे कैवेलियर कौन होते थे. राजा के पक्ष के लोग कैवेलियर. एंड जॉन डन. जॉन डन की पोइट्री इस काल में बहुत फेमस है. इन प्रोज गद्य में द मोस्ट representative works are found in those of Francis Bacon. एक तो फ्रांसिस बेकन की वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द किंग जेम्स बाइबल. और किंग जेम्स बाइबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कब तैयार हुई? 1611. In 1670 जॉर्ज चैपमैन, नाम सुना है? सुना है या नहीं सुना है? हाँ, Chapman's Homer. On first looking into Chapman's Homer, जॉर्ज चैपमैन ड्रामेटिस्ट थे. ओके, तो और ट्रांसलेट भी करते थे. ग्रीक आती थी उनको, इसलिए उन्होंने होमर के एपिक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. तभी तो जॉन कीट्स पढ़ पाए. In 1617 George Chapman completed his monumental translation, बहुत बड़ा अनुवाद, of Homer's Iliad and Odyssey into English. होमर के इलियड और ओडिसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. Johnson was also an important innovator, शुरू करने वाले, in the specialized literary subgenre of the masque. मास्क नाम का ड्रामा इन्हीं के काल का था, which went through an intense development, जिसका बहुत अधिक विकास हुआ in the Jacobean era. His name is linked with that of Inigo Jones. Inigo Jones और जॉनसन, इन दोनों ने मिलकर मास्क को बहुत आगे बढ़ाया और उसको इन्वेंट किया. बस ये याद रखो, MASQUES. इनिगो जोन्स. हाँ 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 हाँ, MASK नहीं है. MASK जो मास्क है वैसा नहीं. इट इज MASQUES, which involves a mask and masked drama and dance. मुखौटा पहनकर डांस करना, ड्रामा करना. जॉनसन के मास्क का नाम मास्क ऑफ ब्लैकनेस, मास्क ऑफ क्वींस एटसेट्रा बहुत सारे लिखे इन्होंने. अपन को इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है. साइंस, फ्रांसिस बेकन. साइंस के क्षेत्र में फ्रांसिस बेकन. अपन ने फ्रांसिस बेकन का रखा है डिटेल में, है ना. किसी को और भी डिटेल में करना है तो मैं वीडियोस भेज दूंगी. अभी तो मैं एज यू लाइक इट भेजूंगी, तुम लोग देखो. मेरे ख्याल से तुम में से कोई भी एडिशनल नहीं करना चाहते. लीव इट, जो मैंने करा रखा है मोर देन इनफ है. साइंस, फ्रांसिस बेकन हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस. फ्रांसिस बेकन का बहुत अधिक प्रभाव रहा इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस. मॉडर्न साइंस को आगे बढ़ाने में, which was entering a key phase in this era. अब साइंस एक नए
डायरेक्शन में जा रही थी इस युग में। ये हमको केपलर, गैलीलियो, ये लोग आ गए थे। As the work of Johannes Kepler in Germany and Galileo in Italy brought the Copernican revolution to a new level of development. पहले क्या माना जाता? Copernican revolution to a new level of development. पहले क्या मानते थे? धरती स्थिर है, सूरज घूमता है। बाद में साइंस का विकास हुआ, पता चला सूरज स्थिर है और धरती घूमती है। बेकन, यही कॉपरनिकन डेवलपमेंट। बेकन लेड अ फाउंडेशन, विज्ञान के विस्तार के लिए बेकन ने नींव डाली and was a powerful and persuasive advocate, और इन्होंने बहुत पक्ष लिया for objective inquiry about the natural world. निष्पक्ष एग्जामिनेशन करो, ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी अंडरलाइन कर लो, इसके पक्ष में थे। about the natural world in place of the medieval scholastic authoritarianism. सुनो, लोगों ने कहा कि धरती बीच में है और सूरज घूमती है। लोगों ने कह दिया, किताबों में छप गया। अब आगे की पीढ़ियां आई, उन्होंने उन्हीं किताबों को पढ़ा और उन्होंने भी वही कहा कि धरती बीच में है और सूरज घूमता है। ये तो अथॉरिटेरियन है। हमसे पहले उन सब ने कह तो दिया। जब उन्होंने कह दिया, वो इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने कह दिया, अपन ने मान लिया, चलो आगे। बेकन ने कहा नहीं, निष्पक्ष अध्ययन करो। किसी ने कहा इसलिए मानो मत, रिसर्च करो, शोध करो। अंडरस्टूड? किसी ने शोध किया, किसी ने कुछ किया, तभी तो पता चला कि सूरज बीच में और धरती घूमती है ना? तो उसी तरीके से बेकन का कहना था, पूर्व के लोगों ने जो हमें ज्ञान दे दिया है उसको लेके बैठ मत जाओ कि यही सत्य है। तुम खुद उसको रिसर्च करो और अपने निष्कर्ष पर पहुंचो कि ये सही है या गलत है। जब बेकन ने ये बात कही तो ये क्रांतिकारी बात थी, और इतने बड़े गुरुजनों ने ये सब कह दिया, अपन इनकी बात को काटेंगे। बेकन ने कहा बिल्कुल काटना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आगे से आगे नेचर के बारे में हमें कभी कोई 100% बता नहीं सकता। इसलिए क्या करें, हम बुक्स पर डिपेंडेंट ना रहे, हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें। बेकन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे एक्चुअली। In place of the medieval मध्यकालीन युग के स्कॉलर्स की अथॉरिटेरियनिज्म नहीं, बस आपने कह दिया अब चलो पढ़ो, ये नहीं। That still influence, जो अभी तक प्रभावित करता था, the culture of British society in his lifetime, ब्रिटिश सोसाइटी की संस्कृति को। On practical rather than general levels, much work was being done in the areas of navigation, समुद्री यात्राएं वगैरह, कार्टोग्राफी, मैप वगैरह बनाना, एंड सर्वेइंग, इन सबको महत्व दिया गया। अब आगे क्या है? मैंने कुछ उल्टा पढ़ दिया क्या? सही पढ़ा है ना? अब जैकोबियन लिटरेचर, बॉडी ऑफ वर्क्स। जैकोबियन लिटरेचर किसे कहते हैं? रचनाओं का वो समूह, written during the reign of James the First of England, जो जेम्स प्रथम के समय पर लिखा गया 1603 से 1625। The successor to Elizabethan literature, एलिजाबेथन लिटरेचर के बाद जैकोबियन लिटरेचर ही आया। Was often dark in mood, मायूसी भरी रहती थी,
क्वेश्चनिंग, बहुत सवाल जवाब उठाए गए। द स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर, समाज में जो भी सिस्टम्स चल रहे हैं वो कितने पक्के हैं, डिपेंडेबल हैं। Some of William Shakespeare's greatest tragedies may date from the beginning of the period. शेक्सपियर के कुछ फेमस ट्रेजेडीज जैकोबियन एज के शुरुआती समय से हैं, अभी अपन ने नाम देखे थे। And other dramatists including John Webster, White Devil और Duchess of Malfi वाले were often preoccupied, ये लोग चिंतन मनन करते थे, ये राइटर्स चिंतन मनन करते थे with the problem of evil, कि संसार में इतनी बुराई क्यों है। The era's comedy, इस युग की जो कॉमेडी थी उसमें शामिल था included the acid satire of Ben Jonson, एसिड की तरह तीखा व्यंग्य करते थे बेन जॉनसन, and the varied works of Francis Beaumont and John Fletcher. फ्रांसिस बोमोंट और जॉन फ्लेचर बहुत ज्यादा इस पर काम करते थे। जैकोबियन पोइट्री इंक्लूडेड, जैकोबियन पोइट्री में शामिल था द ग्रेसफुल वर्स ऑफ जॉनसन एंड द कैवेलियर पोइट्स। जॉनसन और कैवेलियर पोइट्स की रचनाएं भी जैकोबियन लिटरेचर में आती है, but also the intellectual complexity of the metaphysical poetry of John Donne and others. Metaphysical poetry जैकोबियन एज में आती है। In prose, गद्य में writers such as Francis Bacon and Robert Burton, ये जो writers थे, showed a new toughness and flexibility of style. लचीली शैली में लिखते थे परंतु शैली सख्त थी। Dira's monumental prose, monumental prose सबसे बड़ी गद्य के क्षेत्र में जो कार्य हुआ साहित्य में, achievement was the King James version of the Bible। देख लो 1611, ये इंपॉर्टेंट है। पोएट लॉरिएट, पोएट लॉरिएट टाइटल फर्स्ट ग्रांटेड इन इंग्लैंड इन द 17th century। 17वीं शताब्दी में ये टाइटल अनौपचारिक रूप से बेन जॉनसन को दिया गया और 17वीं शताब्दी में ही जॉन ड्राइडन को पहला ऑफिशियल पोएट लॉरिएट घोषित कर दिया गया, क्योंकि जॉन ड्राइडन सन 1700 में मर गए थे। फॉर पोएटिक एक्सलेंस, कविता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। इट्स होल्डर, जो भी पोएट लॉरिएट होता है, इज अ सैलरीड मेंबर, तनख्वाह प्राप्त सदस्य राजा के घराने का, of the British Royal Household। but अब उसमें काफी परिवर्तन आ गया। ओके, अब ये छोड़ दो, यूनाइटेड स्टेट्स से हमें मतलब नहीं है। The title of the office, पोएट लॉरिएट को पोएट लॉरिएट क्यों कहते हैं? पोएट लॉरिएट को पोएट लॉरिएट क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीस में महान कवियों को सिर पर लॉरल के पेड़ का बना, मतलब उसकी पत्तियों का बना ताज पहनाया जाता था महान कवियों को, एथलीट्स को, ऐसे लोगों को सम्मान पूर्वक। ये सब जैसे अपन लोगों में शॉल पहनाते हैं, नारियल पकड़ाते हैं, वो सब है ना, तो वहाँ हाँ सिर पे बांधते हैं। लाइक दैट ग्रीस में लॉरल के पेड़ के पत्तों का बना ताज सिर पर पहनाते थे। लॉरल, लॉरल को रिसीव करने वाला लॉरिएट, पोएट लॉरिएट, कवि जो जिसने की
लॉरल के पेड़ के पत्तों का ताज रिसीव किया। द टाइटल ऑफ द ऑफिस, ये लॉरिएट का पद, stems from a tradition, इसकी उत्पत्ति एक ऐसी परंपरा से है dating to the earliest Greek and Roman times, ग्रीस और रोम के समय में, of honoring achievement, किसी की उपलब्धि को सम्मान देना, with a crown of laurel, लॉरल का ताज पहनाकर, A tree sacred to Apollo, ये पेड़ अपोलो के लिए पवित्र था, patron of poets, अपोलो कवियों के लिए। अपोलो सूर्य देवता थे, संगीत और कविता के देवता भी थे। सूर्य देवता थे, साथ में संगीत और कविता के भी देवता थे। ठीक है, तो पोएट लॉरिएट एक पद है। नेक्स्ट, जो ये मास्क भी हो गया, फिर आगे क्या है? मैं बार-बार गोल गोल क्यों बोल रही हूँ? The British official, the British office, sorry, the British office is remarkable for its continuity. किसी चीज को शुरू किया तो फिर वो उसको कंटिन्यू करती है। It began, ये पोएट लॉरिएट का पद शुरू हुआ with a pension granted to Ben Jonson by James the First in 1616, याद रखो। 1616 में बेन जॉनसन को एक पेंशन दिया गया, फिक्स्ड इनकम, confirmed and increased by Charles the First in 1630। इसको कंफर्म किया और बढ़ाया गया चार्ल्स प्रथम को 1630 में। 25 में तो वो राजा बन गए थे ना, 25 में पिता जेम्स फर्स्ट मर गए, चार्ल्स फर्स्ट सिंहासन पर आ गए, उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू रखा। फिर ये वाइन छोड़ो, जॉनसन्स पेंशन specifically recognized his services to the crown as a poet, है ना? किंगडम के प्रति, राज्य के प्रति इन्होंने सेवाएं दी हैं। फिर and envisaged their continuance, जॉनसन के मरने के बाद 16 महीनों तक किसी को कुछ नहीं मिला। जॉनसन के मरने के बाद विलियम डेवनेंट को एक पेंशन मिला 1637 में, विलियम डेवनेंट को मिला, परंतु it was with John Dryden's appointment in 1668, within a week of Davenant's death। पहले बेन जॉनसन को अनौपचारिक तौर से मिला, फिर विलियम डेवनेंट को अनौपचारिक तरीके से मिला, और विलियम डेवनेंट के मरने पर जॉन ड्राइडन को औपचारिक तरीके से मिल गया, फॉर्मली, that the laureateship was recognized as an established royal office to be filled systematically। ये तय हो गया कि पोएट लॉरिएट के मरने से पहले ही अगर बहुत बूढ़ा हो तो तय कर लो उसके जीवन काल में कि इसके मरते कौन अगला आएगा। ओके, उसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से 1850 तक पोएट लॉरिएट रहे। 1850 में जब उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी तो अब चर्चाएं हो गई कि किसको पोएट लॉरिएट बनाए। दो नाम सामने आए थे, कौन? मैंने क्लास में किया ये, तुम लोग देखो कितने बिल्कुल सोए पड़े हो।
I have done Victorian age with you. वीडियो कॉल के देखो. We have done discussed all this कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इन दोनों का नाम ऐसे थोड़ी चलेगा. तुम लोग को रीड थ्रू तो करना पड़ेगा, इसीलिए ये लंबी क्लास चलानी पड़ेगी कि तुम फिर घर जाके भले मत पढ़ो. पर एवरी डे मैं नहीं कर पाऊंगी, तो अंडरस्टैंड बहुत लंबा हो जाएगा. जितना हफ्ते में 3 दिन भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है ना. आई वॉन्ट टू डू दिस, इसलिए तुम कैसे भी इसको अरेंज करो. तो ड्राइडन को बनाया गया that the laureateship was recognized as an established royal office to be filled automatically when vacant. Vacant होते ही अगले को बिठा दो इस पद पर. अब नेक्स्ट जॉन वेबस्टर है. जॉन वेबस्टर 1580 से 1632 इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, जिनके ये दो तो बहुत ही फेमस हैं. Who's the White Devil and the Duchess of Malfi, ये बहुत फेमस रिवेंज ट्रेजेडीज हैं. What is a revenge tragedy? Revenge tragedy. What is a revenge tragedy? इटली में लैटिन लिटरेचर में सेनेका नाम के ड्रामेटिस्ट थे. सेनेका, SENECA, सेनेका नाम के ड्रामेटिस्ट थे. वो खून खच्चर वाले नाटक लिखा करते थे. बदला लेना, तूने ऐसा किया है, अब मैं बताता हूँ, और फिर वो खून खच्चर चलेगा नाटक. इस तरह के नाटकों में हमेशा एक भूत आता था. एक भूत का आना कंपल्सरी होता था. फिर मुझे क्या पता तुमने क्या किया, मुझे एक भूत आके बता